Hello everyone, good morning. How are you all? Hoping you all be good. This is Jayesh. Welcome to my channel Only Mission IAS. Today I'm just going to share with you the video on the states. In previous classes we have already discussed about the union. So this video is going to be about the state. So before going ahead, I'd like to request you आप मेरी previous video को देख लीजिएगा. उसके बाद इस वीडियो देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी. मेरा नाम ब्रजेश है. आई एम एन IAS एस्पिरेंट. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे. मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं. और जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका PDF फाइल आपको वहाँ से मिल जाएगी. ओके, चलते हैं, समझते हैं आज द स्टेट्स के बारे में. ओके, तो हम लोग कल की क्लास में हमने देखा था द यूनियन, और आज क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे द स्टेट्स के बारे में. ठीक है, चलिए समझते हैं. हमने कल बताया था आपको कि द यूनियन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. ठीक वही चीज़ जो यूनियन हमने कल पढ़ चुके हैं, सब कुछ वही रहेगा द स्टेट्स में भी. ठीक है, वैसे ही डिवाइडेशन इसमें भी रहेगा. तो पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे द एग्जीक्यूटिव, उसके बाद लेजिस्लेटिव, फिर उसके बाद जुडिशरी. ठीक है, एग्जीक्यूटिव की हिंदी मैंने कल बताया था कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव की हिंदी होती है विधायिका और न्यायपालिका. ठीक है, जुडिशरी की हिंदी होती है. अब इसका समझना काम क्या है. लेजिस्लेटिव काम ये होता है कि जो भी रूल रेगुलेशंस बनते हैं दे आर फाउंड इन लेजिस्लेटिव बनाए जाते हैं, इसलिए इसको विधायिका बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद उन एक्ट्स का या उन बिल्स का या जो भी रूल रेगुलेशन बनते हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है या उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है दैट इज़ इन एग्जीक्यूटिव में होता है. अब इन दोनों के बीच जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं दे आर सॉर्टेड आउट इन जुडिशरी में इनको सॉर्ट आउट किया जाता है. ठीक है, तीनों का रोल यही है. अब समझ लेते हैं जो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है द स्टेट सब कुछ बेस्ड है आपके यूनियन पे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. पहला है द एग्जीक्यूटिव देख लेंगे. आर्टिकल कवर करता है 153 से लेके 167 तक. ठीक है, लेजिस्लेटिव का आर्टिकल कितना है 168 से लेकर के 212 तक. जुडिशरी का आर्टिकल है 1214 से लेके 214 से लेके 232 तक है. ठीक है, अब हम देख लेते हैं इधर इसमें एग्जीक्यूटिव हम किसको पढ़ेंगे ये समझ लेते हैं. एग्जीक्यूटिव में पहला आपका गवर्नर है. ठीक है, हमने सेंटर में देखा था सेंटर में देखा था हमने प्रेसिडेंट के बारे में, सबसे टॉप मोस्ट होता है सेंटर में. और वही चीज़ यहाँ पे स्टेट में सबसे टॉप मोस्ट होता है आपका गवर्नर. ये गवर्नर आर्टिकल होगा जो 153 से लेकर 162 तक होगा. उसके बाद देयर इज़ नो एनी वाइस गवर्नर इन स्टेट्स में कोई वाइस गवर्नर नहीं होता है. ठीक है, ये समझना है. हमने यूनियन में देखा था कि एक प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी तरह की पोस्ट वाइस गवर्नर की नहीं होती है. इट क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट वन हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. हमने सेंटर में भी देखा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और वही चीज़ उसी तरह से यहाँ पे स्टेट में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे. ठीक है, ये आर्टिकल कवर करेगा 163 से लेकर 164 तक, 2 आर्टिकल. अब मैंने कल बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से ही एक PM चुना जाता है, राइट, उन्हीं में से एक होता है, या हम कह सकते हैं MPs में से ही एक होता है. उसी तरह से यहाँ स्टेट में एक उस MP यानी उस MLAs में से कह सकते हैं MLAs, उन्हीं MLAs में से एक जो होता है जो CM चुना जाता है. ठीक है, रूलिंग पार्टी के लिए. उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट. ठीक है, हमने सेंटर में उसमें देखा था सेंटर में. ठीक उसी तरह से एक जगह यहाँ होता है जो वकील का काम करता है ऑफ गवर्नमेंट का, उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट. सेंटर हम क्या बोल रहे थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ सेंटर या कंट्री. ठीक है, अब एक चीज़ और समझना यहाँ पे है आपको, जो ये होगा कैग जो होता है इसमें एक्चुअल नहीं आता है, लेकिन आपको जो भी एडिटर का काम होता है वो कैग ही करता है, तो वो दोनों का देखता है, सेंटर प्लस स्टेट दोनों का एक ही व्यक्ति ये देखता है. ठीक है, कैग ये आर्टिकल मैंने पिछले क्लास में बता दिया था. एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का आर्टिकल 165 होगा. ठीक है, 165 होगा. क्लियर? ये भी जो होता है मेंबर काउंसिल ऑफ यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही मेंबर होता है. ठीक है, इसलिए इसका आर्टिकल भी सेम यही रहेगा. ठीक है, तो हम इन सबको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे आगे. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेजिस्लेचर पे या लेजिस्लेटिव पे. ठीक है, मैंने कल बताया था सेंटर के लिए कि लेजिस्लेटिव को मैं पार्लियामेंट कह रहा था. ठीक है, उसको मैंने 2 पार्ट में बांटा था. एक था आपका इधर लोकसभा, इस साइड में था आपका राज्यसभा. ठीक है, वही सेम टू सेम आपका स्टेट में भी होता है. ठीक है, अब देख लेते हैं स्टेट में क्या क्या है. स्टेट पार्लियामेंट भी इसको बोल सकते हैं. ठीक है, अब एक चीज़ और समझना आपको कि जो स्टेट पार्लियामेंट या
जो लेजिस्लेटिव है स्टेट की वो बाइकैमरल होगी या तो यूनिकैमरल होगी, ये समझना आपको। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइकैमरल एंड यूनिकैमरल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बाइकैमरल का मतलब 2 हाउसेस, मैंने कल बताया था कि बाइकैमरल मतलब 2 हाउसेस। इट मीन्स कि लेजिस्लेचर में अगर 2 हाउसेज हैं, जैसे हमने सेंटर में देखा था लोकसभा राज्यसभा, ठीक उसी तरह से अगर स्टेट में 2 हाउसेज हों, एक असेंबली हो और एक काउंसिल हो, तो उसको बोलेंगे बाइकैमरल, ठीक है। अब एक चीज़ और फैक्ट समझना है कि यूनिकैमरल क्या होता है। यूनिकैमरल का मतलब होता है कि स्टेट में केवल एक हाउस हो, ठीक है, 2 हाउस ना हो, तो उसको हम बोलेंगे यूनिकैमरल, ठीक। डिफरेंस समझ में आ गया। एक हाउस हो तो यूनिकैमरल, 2 हाउस हो तो बाइकैमरल। 2 हाउस को मतलब अगर किसी स्टेट में असेंबली भी हो और काउंसिल भी हो तो उसको बोलेंगे बाइकैमरल है। क्लियर है, ओके, समझ में आ गया। तो ये दोनों का डिफरेंस है। अब देखेंगे कि कुल टोटल आपके इस कंट्री में कुल 22 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे यूनिकैमरल है, ठीक है, जहाँ पे केवल एक असेंबली है, काउंसिल नहीं है। बाइकैमरल का मतलब कि इसमें कुल टोटल 7 है। 7 का मतलब आपको एक J&K वाला छोड़ करके, ठीक है, J&K को आपको यूटी बना दिया गया है, तो इसको निकाल दें तो 6 आपकी टोटल बाइकैमरल है, ठीक है। मैं आगे और डिटेल बताऊँगा तो इसमें क्लियर कर दूँगा, ठीक है। अभी एक इंट्रोडक्शन यहाँ चल रहा है। अब देखते हैं, जैसे हमने सेंटर में बांटा था 2 हाउस को, उसी तरह से यहाँ पे भी बांटा हुआ है स्टेट में भी। एक को बोलते हैं हम पहले को लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरे को बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। हिंदी देख लीजिए, विधानसभा इसका नाम है और इसका नाम है विधान परिषद, ठीक है। इसका असेंबली का जो टेनर होता है, टर्म होता है, वो 5 ईयर के लिए होता है। 5 साल के लिए विधानसभा चुनी जाती है, ठीक है। और जैसे ही कोई पोस्ट यानी जो रूलिंग पार्टी होती है अपना कॉन्फिडेंस नहीं पेश कर पाती है, ठीक, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती है असेंबली का, तो वैसे ही तुरंत ये असेंबली क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, डिजॉल्व हो जाती है, इसका मतलब भंग हो जाती है। क्लियर, समझ में आया इतना। अब देखेंगे दूसरी साइड में काउंसिल। काउंसिल क्या होती है, काउंसिल का भी जो टेनर होता है वो 6 ईयर के लिए होता है, इसका टेनर 5 ईयर के लिए होता है, ये ध्यान देना एक फैक्ट है, ठीक है। ये टेनर 6 के लिए है, 6 ईयर के लिए, ये 5 ईयर के लिए। सेंटर में हमने देखा था जो लोकसभा थी वो 5 ईयर के लिए, जो राज्यसभा थी वो 6 ईयर के लिए थी, ठीक वही वो यहाँ पे भी है। क्लियर, डोंट बी कंफ्यूज्ड। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल देखेंगे तो ये कहेंगे नॉट इन ऑल स्टेट्स। ये ध्यान देना है कि पूरे सभी स्टेट्स में काउंसिल नहीं है। मैंने बताया कि 7 में है, मतलब एक जम्मू कश्मीर वाले 6 में है, ठीक है, बाकी सब जो है यूनिकैमरल है, काउंसिल नहीं है, ठीक है। अब इसे फॉर्म किया गया था, ये फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है, किस स्टेट में, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब थोड़ी चीज़ समझ लेते हैं कि उनको किन किन नामों से और हम जानते हैं। देखिए, मैंने कल बताया था लोकसभा के भी अलग नाम थे कुछ, राज्यसभा के भी कई और नाम थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि असेंबली को क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, फर्स्ट चैम्बर कहते हैं और पॉपुलर हाउस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वहीं पे आपका काउंसिल हम बोलते हैं अपर हाउस, सेकंड चैम्बर, हाउस ऑफ एल्डर्स बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आया। ये इन सब नामों से दोनों ये असेंबली और काउंसिल जानी जा सकती है। अब एक चीज़ और समझना है, ये जो काउंसिल होती है दैट इज़ फॉर्म्ड, ये बनाई जाती है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक हर स्टेट में होती नहीं है, बल्कि फ्रेम की जाती है। फ्रेम की जाती है कैसे, ये स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है कि इसके जितने भी मेंबर होंगे असेंबली के स्टेट के, ठीक है, उसमें से 2/3, ठीक है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसको ध्यान देना है कि जितने भी मेंबर हैं उसके 2/3 मेंबर प्रेजेंट होंगे और वोट करेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो उसके बाद फिर वहाँ पे उस स्टेट में काउंसिल बनाई जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। क्लियर, यही समझना आपको। ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार उठाया जा सकता है कि हाउ काउंसिल भी फ्रेम कैसे होती है, ये आपको ध्यान देना है। तो फॉर्म्ड होती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी, यहाँ पर होनी चाहिए कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, मेजोरिटी की 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होगा असेंबली में, और असेंबली जब ये पास कर देगी, ठीक, प्रेजेंट एंड वोटिंग पास हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद फिर उस स्टेट में काउंसिल बनाई जा सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। कम टू द नेक्स्ट वन हम चलते हैं मेंबरशिप में इसकी जो एज होती है वो 25 ईयर्स है, ठीक है। 25 ईयर्स पर कोई भी व्यक्ति असेंबली का मेंबर बन सकता है।
ठीक है। वहीं काउंसिल देखते हैं, काउंसिल के लिए जो एज है वो 30 ईयर्स है, ठीक है। 30 ईयर्स पे उस काउंसिल का कोई भी मेंबर बन सकता है। एंड दिस इज, ये जो एज होती है वो डिफाइन होती है, ठीक है, डिफाइन की गई है आरपी एक्ट, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951। इसके थ्रू ही कोई व्यक्ति वोट देने का राइट होता है, या कोई व्यक्ति वोट लेने का, या कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने का उसके पास अधिकार आता है, ठीक है, इस एक्ट के थ्रू। क्लियर हो गया, दोनों के मेंबरशिप समझ में आ गई। अब देखते हैं इसका जो चुनाव होता है विधानसभा का, ठीक है, वो डायरेक्ट होता है, जैसे हमने देखा था इसमें आपका पार्लियामेंट में, सेंट्रल पार्लियामेंट में, तो उसका इलेक्शन जो लोकसभा का वो भी डायरेक्ट था, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जो स्टेट में होगा लोकसभा इसको कर सकते हैं, इसको राज्यसभा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटर, ठीक है। तो इसका जो होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, और इसका जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा, इसका जो इलेक्शन होगा इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल उसमें राज्यसभा में बताया था, इसका जो इलेक्शन होगा डायरेक्ट होगा, और इसका नाम वही है जो सेंटर में मैंने कल बताया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। इसका मतलब है कि जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हैं तब आप एलिजिबल होते हैं वोट देने के लिए, किसमें, असेंबली में। क्लियर, समझ में है। इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसलिए इसमें 18 की कोई बात, 18 ईयर्स की कोई बात नहीं होती है, ठीक है। ये सेम वही प्रोसेस है जो मैं आपको कल बताया था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक चीज़ और समझते हैं कि इसके जो इलेक्शन होंगे, ठीक है, अगर सरकार गिर जाती है स्टेट की, ठीक है, स्टेट की सरकार गिर जाती है गवर्नमेंट, तो वहाँ पे फिर से री इलेक्शन करवाया जाएगा। कब? विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर ही आपको उस स्टेट में री इलेक्शन करवाना होगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया, ओके। एक चीज़ इधर भी देख लेते हैं, इस वाले में काउंसिल में इसको बोलते हैं परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस मैंने बताया था कल, ये वर्ड आया हुआ था कल, फिर भी या परमानेंट बॉडी भी आया था कल वाले क्लास में भी। उसमें मैंने बताया था कि जो राज्यसभा होती है परमानेंट हाउस होती है, ठीक उसी तरह से स्टेट में जो ये काउंसिल होती है, ठीक है, विधान परिषद होती है, वो परमानेंट हाउस कही जाती है। वाई इज इट कॉल्ड परमानेंट हाउस? क्योंकि बिकॉज 1/3 ऑफ इट्स ऑल मेंबर्स, ठीक है, 1/3 इसलिए इसके मेंबर होंगे, 1/3 उसके वो रिटायर होते हैं। कितने साल पे? एट एवरी सेकेंड ईयर, हर दूसरे साल के अंत में वो सब रिटायर होते हैं, ठीक है। और तीसरे साल की शुरुआत में फिर से री इलेक्शन होता है उस पोस्ट को भरने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब एक चीज़ और ध्यान देना कि इसके जो व्यक्ति रिटायर होंगे इसमें से, काउंसिल में से, वो फिर से री इलेक्शन यानी फिर से री इलेक्टेड या नॉमिनेटेड हो सकते हैं, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो व्यक्ति एक बार रिटायर हो गया काउंसिल से वो दोबारा वहाँ का मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, थोड़ा सा फैक्ट। MLA, ठीक है, एक होता है MLA वर्ड और एक होता है MLC। इसको ध्यान से समझिएगा। MLA MLC आपको अक्सर सुनने में आता है। MLA का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी इसका जो मेंबर होगा उसको बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और MLC का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, PC का मतलब काउंसिल, ठीक है। क्लियर हो गया। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मेंबर इसका रहेगा उसको बोलेंगे MLA, और जो मेंबर रहेगा काउंसिल का उसको बोलेंगे MLC, ठीक है। क्लियर है, ऑल क्लियर, इट मस्ट बी क्लियर, ओके। तो ये हो गया यहाँ तक। अब हम चल लेते हैं, थोड़ा सा और वर्ड समझ लेते हैं। जैसे मैंने कल बताया था, या शायद ना बता पा रहा हूँ कल, तो आपको ये समझना है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है, यानी कि इसमें असेंबली और सेंट्रल में लोकसभा, तो वो जो लोकसभा का चुनाव होता है उसके जो जितने मेंबर होते हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, यहाँ पे जो है स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना कि काउंसिल के। ये ध्यान देना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके होंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली के। और हम सेंट्रल में बात करें तो दे ऑल यानी मेंबर्स ऑफ लोकसभा वुड बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना कि राज्यसभा के, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ जो भी मेंबर होंगे, जितने भी होंगे, सब लोग इस असेंबली के रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। एक चीज़ और समझ लेते हैं, कोवरम मैंने कल बताया था, जिसको हिंदी बोलते हैं कोरम का मतलब गणपूर्ति। इसका मतलब क्या है कि 110 मेंबर ऑफ,
ठीक है, हाउस, उस हाउस के 110 मेंबर जो होंगे टोटल, किसको इंक्लूडिंग किसके, स्पीकर, अगर इसकी बात की जाएगी असेंबली चलाने की बात की जाएगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्पीकर होता है, ठीक है, जैसे हमने सेंटर में देखा था, लोकसभा में स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर होता है, और राज्यसभा में चेयरमैन प्लस डिप्टी चेयरमैन होगा। ठीक उसी तरह से स्टेट में भी यहाँ पे जो होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो कहलाएगा स्पीकर, और जो यहाँ पे होगा वो उसको कहेंगे चेयरमैन, ठीक है। उसके नीचे वाले पोस्ट होंगे डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब 110 मेंबर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, पूरा प्रेजेंट होंगे उस हाउस में, चाहे इसमें दोनों की बात करें तो जितने भी हैं उसका 110 मेंबर, ठीक है, 1/10 मेंबर जितने होंगे टोटल इंक्लूडिंग स्पीकर या चेयरमैन। अगर स्पीकर की बात कर रहा है तो असेंबली की बात कर रहा है, चेयरमैन की बात कर रहा है तो काउंसिल की बात कर रहा है। तो अगर 1/10 मेंबर टोटल में से इंक्लूडिंग मतलब स्पीकर या चेयरमैन को ले करके अगर 110 मेंबर हो रहे हैं तो वो हाउस सेशन चलेगा, ठीक है। यही कोरम है, ठीक है, यही इसी तरह से आपका सेंटर वाले में भी था। ओके, क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन है आपका लेजिस्लेटिव पावर होती है किसके पास, मैंने बताया था कल की क्लास में 1 2 3 था, 113 था, सॉरी 1 2 3 जो हमने सेंटर में देखा था। पावर होती थी प्रेसिडेंट की पावर, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक पावर होती है लेजिस्लेटिव पावर, ठीक, विधायी शक्तियाँ होती हैं किसके पास, गवर्नर के पास, क्या करने के लिए, ठीक है, कोई ऑर्डिनेंस बनाए रखने के लिए या बनाने के लिए, ठीक, जब दोनों हाउस पार्लियामेंट में ना हो तो या लेजिस्लेटिव में ना हो तो वहाँ पे गवर्नर के पास एक पावर होती है जो आर्टिकल होता है उसका 213, ठीक है। ये होती स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, ठीक है, ये लेजिस्लेटिव का हल्का सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, इसको समझ लेना है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट का जुडिशरी क्या कहलाता है। मैंने कल बताया था कि सेंटर का जुडिशरी जो होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टॉप मोस्ट पे कंट्री का। उसी तरह से एक स्टेट का जो टॉप मोस्ट में कोर्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट का आर्टिकल क्या है आपका 214 से लेकर के 232, ठीक है। उसके बाद हम इसको तो ये स्टेट में पढ़ लेंगे, लेकिन अगर हम नीचे आते हैं इसके, ठीक है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑलमोस्ट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें विलेज लेवल पे तो जिसको हम बोलते हैं ग्राम न्यायालय भी जुडिशरी का पार्ट है, ठीक है। ये आता है आपका पंचायती राज, हम लोग जब पढ़ेंगे ठीक पार्ट 9 में तो उसके थ्रू इसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अब थोड़ा सा कुछ और पार्ट समझ लेते हैं हम लेजिस्लेचर का, ठीक है। चलिए, ओके, इतना समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, किस असेंबली में या काउंसिल में कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी कितनी सीट्स होनी चाहिए। तो असेंबली की बात करते हैं, असेंबली की स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम असेंबली की स्ट्रेंथ 500 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 500 होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम 60 होनी चाहिए, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं 60 होनी चाहिए, मतलब एक है रेगुलेशंस कि 60 होनी चाहिए। लेकिन देखिए अगर हम तो इसकी सीट वराइज करती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के हिसाब से। तो हम देखते हैं कि ऐसा कोई है नहीं कि 60 मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि गोवा में जो है गोवा की सीट है 30। कितनी सीट है? 30 सीट है, 30 स्ट्रेंथ है असेंबली की, गोवा के असेंबली की, ठीक है। और देखेंगे तो मिजोरम की जो सीट है वो 40 है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 60 होनी ही चाहिए, मतलब 60 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों की सीट कम है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन कम है, इसकी वजह से यहाँ पे गोवा में 30 है और मिजोरम में 40 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और भी हैं कुछ स्टेट्स। अब देखते हैं एक चीज़ और है कि मैक्सिमम 500 होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो होगा वो नॉमिनेट होना चाहिए बाय गवर्नर, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ नॉमिनेट होगा गवर्नर के द्वारा। ऐसे हमने सेंटर में देखा था कि लोकसभा में 2 व्यक्ति नॉमिनेट होते थे बाय प्रेसिडेंट। उसी तरह से असेंबली में, स्टेट की असेंबली में, ठीक है, स्टेट की लोकसभा में कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो होगा वो नॉमिनेट होगा, जो कहाँ से होगा? एंग्लो इंडियन होगा, जैसे मैंने उसमें बताया था, ठीक है। अब ये 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2009 में हुआ था उसके द्वारा इसको 10 साल के लिए फॉर द 10 ईयर्स इट वाज एक्सटेंडेड। 10 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, मीन्स इट वाज टिल 2020 तक था, ठीक है। लेकिन अभी भी फिर इसको अभी डिस्कशन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, फिर हम उसमें आगे करंट में लिंक कर देंगे, ठीक है। ये 20 तक एक्सटेंड किया गया था, 10 साल के लिए सेंसस होता है तो इसको एक्सटेंड किया जाता है।
एक चीज़ और समझ लेते हैं कि रिजर्वेशन, ठीक है, यहाँ की असेंबली में एससी और एसटीज के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन होता है, ठीक है। और ये कब से देना शुरू कर दिया गया, 1960 से इनके लिए रिजर्वेशन यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है, रिजर्वेशन दिया गया है। टिल ये भी कब तक था, 2020 तक था, इसको भी एक्सटेंड किया गया था, ठीक है, एक्सटेंड किया गया था। 60 से लेकर तब तक था ये, अब हो सकता है सेंसस चेंज हो तो 11-21 में, तो फिर इसके बाद इसकी सीट को रिजर्व किया जाए, कितना किया जाए, ये सब फाइनल आगे होगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया? ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, इस तरह की स्ट्रेंथ देख लेते हैं जो राज्यसभा की यानी काउंसिल की कह सकते हैं हम, जो विधान परिषद की स्ट्रेंथ है या सीट्स है वो देख लेते हैं। इसमें एक ही समझना है कि जो 1/3 मेंबर होंगे किसके, काउंसिल के, दे वुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी यहाँ के जो 1/3 मेंबर होंगे वो इस असेंबली से 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर जो सीधे डायरेक्ट इलेक्ट करके कहाँ चले जाते हैं, काउंसिल में, ठीक है। एक है इसमें कि मिनिमम 40 होने चाहिए, कौन से मेंबर, इस असेंबली के मेंबर, इसमें मिनिमम 40 होने चाहिए, ठीक है। ओके, समझ में आ गया? 1/3 मेंबर कहाँ से होंगे, असेंबली से होंगे, ये क्लियर याद रखना है। फिर उसके बाद 1/3 मेंबर होंगे म्यूनसिपालिटी से या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्यूनसिपालिटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से होंगे 1/3 मेंबर काउंसिल में, ठीक है। फिर उसके बाद 1/6 मेंबर होंगे नॉमिनेटेड, ठीक है। नॉमिनेटेड कहाँ कहाँ से, किस किस ग्राउंड से होंगे ये समझ लेते हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया था, आर्ट से होंगे, लिटरेचर से होंगे, साइंस से होंगे, कोऑपरेटिव मूवमेंट से होंगे या सोशल सर्विसेज से होंगे। इन सब ग्राउंड से 1/6 मेंबर होंगे टोटल, उसका जो 1/6 मेंबर होंगे वो सब नॉमिनेट किए जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज़ और देखते हैं, 1/12 मेंबर जो होंगे वो ग्रेजुएट्स होंगे, ठीक है, जो भी ग्रेजुएशन कर लिया होगा ही आर सी कैन बिकम द काउंसिल मेंबर बन सकता है या बन सकती है, ठीक है। 1/12 मेंबर होंगे टीचर्स, जो भी टीचर्स होंगे, ठीक है, इंटर कॉलेज के, वो लोग भी इसके 1/12 मेंबर जो होंगे वो काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। एक बार इसको देख लीजिए खूब बढ़िया से, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ में आ गया? स्टेट हमने इसका देख लिया, असेंबली का, फिर काउंसिल का स्टेट देख लिया, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन एक और चीज़ आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स या कहते हैं ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के ऑफिसर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका आर्टिकल जो होता है वो होता है 178 से लेके 187 तक, ठीक है, उल्टा कर लीजिए 87, ठीक है, याद करने का फॉर्मूला बढ़िया हो जाए। जो आर्टिकल मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे डिनोट करते चला जा रहा हूँ, ठीक है, आप इसको नोट करते जाइएगा। अब देखते हैं हम, अगर हम असेंबली की बात करें तो एक स्पीकर होता है, ठीक है, उसके बाद एक होता है डिप्टी स्पीकर, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें काउंसिल की तो एक होता है चेयरमैन और दूसरा होता है डिप्टी चेयरमैन। दोनों का आर्टिकल है 182 और इसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का आर्टिकल है 178, ठीक है, क्लियर है? ओके, समझ में आ गया? अब यही सब तो नेम उसमें भी थे, लोकसभा और राज्यसभा में सेम नेम वही है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है। अब एक चीज़ का याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये स्पीकर या चेयरमैन कहाँ से चुने जाते हैं, याद रखना, या किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि इलेक्टेड बाय देयर ओन हाउसेज, अपने ही हाउस से, यानी कि अगर काउंसिल की बात की जाए चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन की तो ये यही काउंसिल से चुने जाएंगे, ठीक है। और अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की बात करेंगे तो ये भी असेंबली से ही चुने जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा इलेक्टेड बाय देयर ओन हाउसेज। एक चीज़ आपको ये रखना है कि कोरम जो होगा 189, इसका आर्टिकल है 189, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया? तो ये आपका पूरा का पूरा आज कवर हो गया, एक इंट्रोडक्शन हो गया आपका द स्टेट्स के बारे में। अब हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे आगे, ठीक है, या जब हम अगली वीडियो बनाएंगे तो इसमें हम 1 बाय 1 करके गवर्नर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या सीएम, एडवोकेट जनरल या कैग, इन सब के बारे में 1 बाय 1 करके वीडियो में लाऊंगा। और दूसरी चीज़ इसमें लेजिस्लेचर का मैं एक और वीडियो बड़ा बनाऊंगा ताकि पूरा उससे सब कुछ कवर हो सके, ठीक है। ये वीडियो जो हो रही सब प्री मेंस दोनों के लिए है, IAS प्री और प्री मेंस दोनों के लिए है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको भी देखेंगे, हाई कोर्ट को, फिर उसके बाद आपका आ गया सबॉर्डिनेट कोर्ट को, फिर ग्राम न्यायालय को भी देखेंगे, पंचायती राज सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया।
अब देखते हैं कि इसकी अभी थोड़ा सा आपको समझना है कि जो असेंबली या काउंसिल की जो लैंग्वेज होगी वो अभी तक हिंदी या इंग्लिश है। कौन कौन सी है? हिंदी या इंग्लिश है, लेकिन हो सकता है कि इसको चेंज करके इन रीजनल लैंग्वेज को भी कर दिया जाए। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश है सभी काउंसिल में या असेंबली में उसकी लैंग्वेज। ठीक है, ओके, क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, तो आज हमने समझ लिया क्या क्या समझना। देखते हैं, एक बार रिकअप कर लेते हैं। हमने देखा कि एक्सिक्यूटिव के बारे में पूरा, ठीक है, 1 बाय 1 करके इधर सबको देख लिया, समझ लिया क्या पढ़ना है इसमें हमने। फिर मैंने बताया आपको लेजिस्लेचर में मैंने बताया आर्टिकल कहाँ से पढ़ना है, यानी एक असेंबली के बारे में, काउंसिल के बारे में थोड़ा कुछ हमने फैक्ट्स बताया आपको, ठीक है, कुछ स्थिति से बताया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएं। उसके बाद मैंने जुडिशरी में बात किया थोड़ा सा, हाई कोर्ट से सबॉर्डिनेट कोर्ट ग्रामीण के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली, इंपॉर्टेंट समझ ली। अब हम अगली वीडियो लेकर आने वाले हैं, दैट मे बी अबाउट द गवर्नर, ठीक, स्टेट लेवल पढ़ाएंगे। तो अभी हमने जो पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको यूनियन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो प्रेसिडेंट के बारे में क्लास होने वाला है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून।